Good morning, students. I am before you with another chapter, that is Contemporary South Asia. Students, we should know that South Asia falls in the south of Asia. Here, several countries are there. They have their different ideology, situation, political system. Though some of the South Asian countries are greater while some are smaller. तो इस तरह से हम कहना ये चाहेंगे कि जब इंडिया जो एक मेजर कंट्री है साउथ एशिया में और पाकिस्तान, इस तरह से दोनों ने जब अपने न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लिया और वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अट्रैक्शन को अपने तरफ, उनके ध्यान को अट्रैक्ट किया, यानी वर्ल्ड अट्रैक्शन बढ़ गया इनके तरफ कि क्या ये भी न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्रीज हैं, तो इनके तरफ उनका ध्यान गया। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि इनके अलग अलग अपने सिस्टम हैं, आइडियोलॉजीज हैं, आइडियाज़ हैं, लोग हैं, विभिन्न तरह के इनकी सिस्टम्स हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज साउथ एशिया। हमने अक्सर अनुभव किया है कि जब कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या किसी अन्य पॉइंट पे किसी विषय पर बात होती है, तो बेसिकली जो क्रिकेट है उसमें भारत के नागरिक और पाकिस्तान के नागरिक एक दूसरे के देशों में विजिट करते हैं। अनुभव रहा है, तो कभी हॉस्टाइल भी है, कभी फ्रेंडली भी है, ये रिलेशनशिप देखने के लिए मिल गया है। अब बात यह है कि व्हाट इज साउथ एशिया। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर 7 कंट्रीज: इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो इस तरह से ये सारे 7 जो हमारे कंट्रीज हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। हालांकि जोग्राफिकली यदि देखें तो ये कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से अलग हैं, और इसी कारण हमारे कुछ बीच में डिस्टिंक्शन है, चाहे वो लैंग्वेज की हो, एथनिक हो अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण से, या आइडियाज़ और ओपिनियन हो अर्थात जोग्राफिकली, जैसे इंडिया के हमारे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है, तो सबको पता है कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ में अर्थात इंडियन ओशन, अरबियन ओशन एंड हमारा बे ऑफ बंगाल, ये कहीं ना कहीं हमारे जोग्राफिकली इन सारे कंट्रीज़ को एक तरफ से इनमें कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन है, किंतु हमें जानना चाहिए कि बहुत सारे जोग्राफिकली और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बाद भी आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। अब बात आती है कि पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जब ये सारे देश कहीं ना कहीं जो फॉरेन इमेंसिपेशन था, इनके ऊपर जो फॉरेन एकाधिपत्य था उसके अंडर में थे, उससे जब ये फ्री हुए, आई मीन दे गॉट इंडिपेंडेंस, दे अडॉप्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, आई मीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इंडिया और श्रीलंका अपने इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने अपनी
डेमोक्रेसी को अपनाया और आज भी है और आगे और भी डीपेन होते चला जा रहा है। अर्थात काफ़ी डीप में जा कर के हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉरिश कर रही है, आगे बढ़ रही है। बात करें तो बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी भारत में डेमोक्रेसी है। श्रीलंका उसको अडॉप्ट किया है, चाहे जो कुछ भी वहाँ परिस्थितियाँ थी। आगे बढ़ाऊँ, जैसे हमने पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान जो कभी बांग्लादेश भी उसके अंडर में था, वहाँ पे एक सिविलियन रूल और मिलिट्री रूल का लुका छिपी चल रहा था, हाइड एंड सीक, जिसको हाइड एंड सीक बोलते हैं आप। अर्थात इलेक्टेड गवर्नमेंट आई दुनिया को दिखाने के लिए कि डेमोक्रेसी इज पाकिस्तान, मतलब डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ पे अक्सर मिलिट्री रूल रहा है। तो ये 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, कभी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, किंतु वहाँ की स्थितियाँ विचित्र थी। स्थिति ये थी कि कहीं न कहीं प्रेशराइज किया जाता था ईस्ट पाकिस्तान में, अपनी बातें थोपी जाती थी, उनको इंसल्ट किया जाता था। इस प्रकार उनको वैल्यू नहीं देने से 1971 में इंडिया के सहयोग से फिनेंशियली एंड मिलिटरीली इंडिया ने सहयोग किया एंड बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, गॉट ब्रोकन अवे, सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। इसने भी एक बहुत बड़ा हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया था, जो आज भी जारी है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद बांग्लादेश ने अपने यहाँ सेकुलरिज्म को अपनाया, अर्थात अपने देश में डेमोक्रेसी को लागू किया। उसने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसी प्रकार मालदीव्स की बात करें तो कहीं न कहीं पहले सल्तनत हुआ करता था, लेकिन 1968 के बाद वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट की, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक नींव डाली गई और 2005 तक आते आते मल्टी पार्टी सिस्टम्स को अपनाया गया और कुछ पार्टियों को लीगलाइज किया गया। अब बात करते हैं भूटान की और नेपाल की। भूटान में भी एक मोनार्की गवर्नमेंट था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी 2005 तक आते आते वहाँ भी एक मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। नेपाल जो 2006 तक कहीं न कहीं किंगशिप में था और काफ़ी डेंजर स्थिति हो जाती थी कभी कभार, जब एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ का किंग अपने हाथों में ले लेता था नेपाल का। लेकिन 2006 के बाद काफ़ी वहाँ पे प्रदर्शन हुए, अपराइजिंग हुआ और नेपाल में भी एक सिस्टम अपनाया गया, मल्टी पार्टी सिस्टम, और इस प्रकार से वहाँ पे भी डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो हमारे 7 कंट्रीज हैं साउथ एशिया के, बिल्कुल धीरे धीरे कहीं ना कहीं कौम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लग गए और डेमोक्रेसी यहाँ पे स्थापित हुई। अब जब बात करते हैं लोगों की रुचि की, लोगों का जो एक स्लोगन था, आम आदमी, सब ने पॉजिटिवली सपोर्ट किया। इस 7 देशों के आम आदमी ने पॉजिटिवली सपोर्ट किया डेमोक्रेसी को। वो जानते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर दे हैव देयर सेइंग्स, इवन दे कुड contest the election, come to the power and take decisions in making laws। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को यहाँ भी अपनाया गया।
स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे बढ़ाऊँ अनदर टॉपिक की तरफ, जिसका एंटाइटल है, दैट इज एंटाइटल द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस्ड बोथ मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी। इस प्रकार से जब पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के बाद अयूब खान बिकेम द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही ऑल्सो गॉट इलेक्टेड। किंतु उनके साथ और उनके जो सहयोगी थे, उनके द्वारा किए हुए कार्य ने लोगों को असंतुष्ट कर दिया। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड with the system of government ruled by अयूब खान। तो इस तरह से वहाँ पे जो उस समय का देन जनरल थे याहिया खान, इन्होंने याहिया खान के नेतृत्व में मिलिट्री ने पावर को अपने हाथों में ले लिया, अर्थात अब डेमोक्रेसी मिलिट्री रूल में बदल गई। ये याहिया खान जो जनरल थे, कितना भी कोशिश की, किंतु इन्हीं के रीजन में, इन्हीं के रूल में 1971 में बांग्लादेश केम इनटू एक्जिस्टेंस, मीन्स ईस्ट पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। और इस तरह से इनसे भी लोग डिससेटिस्फाइड हो गए और 1982 ऑनवर्ड्स देयर वाज अ ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल in another institutions against this general। परिणाम स्वरूप 1988 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट लगभग 11 साल तक वहाँ पे शासन में रही, अर्थात जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनकी सरकार के माध्यम से वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया। किंतु उनसे भी, उनको भी और उनके सिस्टम ऑफ जो रूल था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उस समय के देन जनरल जियाउल हक वो कोशिश की कि इसमें कहीं ना कहीं जो मिलिट्री की जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। And hence, it stepped in, the military stepped in and took the power in its hands. And Zulfikar Ali Bhutto, it is worldwide known how he was executed by this rule, जियाउल हक के रूल के अंतर्गत he was executed, उसको सजा हो गई, फांसी दे दी। अब बात ही आगे बढ़ी, फिर जियाउल हक कहीं ना कहीं अपने लिए काफ़ी कंडमनेशन की बात एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया और लोगों के बीच में इनकी काफ़ी आलोचना हुई, शिकायत हुई कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने डिस्प्लेस किया। फिर थोड़ी देर के लिए इनके यहाँ पुनः इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, लेकिन जो बेनज़ीर भुट्टो, जो उन्हीं की जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री थी, उनके नेतृत्व में डेमोक्रेसी फिर आया और उसमें किंतु उनकी भी सरकार डेमोक्रेसी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाई पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी स्थितियां इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में स्थितियां डेमोक्रेसी के फेवर में रहते हुए भी मिलिट्री का जो इंटरफेरेंस है वो सदैव रहता है। इसलिए बेनज़ीर भुट्टो के पार्टी के अंतर्गत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग, इनके बीच में दूरियां बढ़ गई, जिसका बेनिफिट्स
उस समय के देन जनरल परवेज मुशर्रफ ने फ़ायदा उठाया, उसका बेनिफिट्स लिया और पावर को अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार से परवेज मुशर्रफ ने पावर को हाथों में लेकर के और इलेक्शन करवाया एंड ही वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाउ सरप्राइजिंग इट वाज। और उन्होंने शासन करना शुरू किया। नवाज शरीफ भी आए किंतु वो भी सफल नहीं हो पाए। और इस प्रकार से नवाज शरीफ के द्वारा भी कुछ प्रयास किया गया डेमोक्रेसी को वहाँ पे रिवाइव करने की, वहाँ पे लागू करने की। अनफॉर्चुनेटली आज वो अस्वस्थ है। उसके बाद 2008 के बाद वहाँ पे शासन निश्चित रूप से डेमोक्रेसी का चल रहा है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है इन रियल सेंस, इन एक्चुअल सेंस? नहीं, इट इज जस्ट द रोल ऑफ मिलिट्री विच इज डूइंग इट्स वर्क inside the curtain. Democracy is just a puppet in the hands of the generals or military of Pakistan. डेमोक्रेसी तो वहाँ पे एक पपेट है। इस तरह से जैसा चाहते हैं वैसा वहाँ पे रूल होता है। अब बात आती है कि एक्चुअली क्यों पाकिस्तान की ये स्थिति है। तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल सिस्टम क्यों डिस्टर्ब है, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। हम पहले आपको बताएं, वहाँ पे सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स में एक तरफ मिलिट्री है, एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फिर दूसरी तरफ क्लैरिटीज अर्थात जो वहाँ के धार्मिक लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं। और अब तो मिलिटेंसी भी आ गई है, यानी 3-4 तरह के जो सोशल लिए जो एजेंसियाँ हैं, इसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने में बाधा पहुंचाती है। इनका अपना अलग अलग तर्क है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना हो तभी इनकी बात वहाँ पे चलती रहेगी। अदरवाइज डेमोक्रेसी इस तरह की गवर्नमेंट है जहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है, किंतु डेमोक्रेसी आ जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की बातों को कौन सुनेगा। जब सब लोग खुश रहेंगे, सब लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ मिलेगा, निश्चित रूप से ये लोग जनरल पीपल डिस्कार्ड कर देंगे इनको। अब आते हैं आगे बढ़ते हुए, ये दूसरा फैक्टर है, वो फैक्टर है मिलिट्री रूल। क्यों मिलिट्री रूल है पाकिस्तान में? तो आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, कहीं ना कहीं ये र्यूमर, ये अफवाह, गलत संदेश अपने जनता तक पहुंचा के रखी है और फैला के रखी है कि चूंकि हमारे इंडिया के साथ यानी पाकिस्तान ये न्यूज़ फैला के रखी है अपने जनता में एंड इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। उसके बहुत सारे बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं, एथनिसिटी है, कहीं ना कहीं कल्चर का, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है और बेसिकली जम्मू कश्मीर को लेकर। इसलिए अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए तो ये डेमोक्रेसी सक्षम नहीं है, ये दोषपूर्ण है डेमोक्रेसी, ये फ्लॉड है, ये कभी भी पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए ये लोग वहाँ पर मिलिट्री रूल जानबूझ करके थोपते हैं। आगे बढ़ाएं कि किस तरह से दुनिया के तमाम, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, कभी ओरिजिनली जेन्युइनली इन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया। इसके पीछे कारण है क्योंकि वो जानते हैं कि जिस रफ्तार से इस्लामिक टेररिज्म बढ़ रहा है,
अगर डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई पाकिस्तान में, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस टेररिस्ट का, इस टेररिज्म का वो सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पाकिस्तान को हमेशा से कोशिश करते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री रूल हो जो टेररिज्म को दबा के रखे। वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये भी भय है कि चूँकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स है, तो यदि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई और ये टेररिस्ट कभी न कभी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने हाथों में ले सकते हैं, तब फिर ये दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए भी इसका सपोर्ट डेमोक्रेसी का वह नहीं करते हैं। ऑन दी होल हम कह सकते हैं कि द प्लेस, द बेस, द ग्राउंड इन पाकिस्तान will never allow to flourish, to establish democracy in Pakistan. This is the phase, this is the situation of Pakistan. Thank you. Okay, students.